हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ईसीएस। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो सबसे आखिरी में आपको सूचना मिलेगी। पहली, विवेक पांडे सर के द्वारा जनरल स्टडी पेपर थर्ड मेंस के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए। आपके जीएस थर्ड का जो भी डाउट उस एमएसपी टॉपिक से होगा सब खत्म हो जाएगा। दोनों ही चीजों को उन्होंने कवर किया है, ना सिर्फ प्री को बल्कि मेंस के लिए भी। मेंस के लिए ज्यादा तवज्जो दी गई है। प्री के जो पॉइंट एमएसपी से पूछे जा सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से पूछे जा सकते हैं, और सारे उन्होंने कवर करे। ठीक, पूरा वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मेंस स्पेशल 2021। इसी प्रकार से मेंस के जितने टॉपिक होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 के लिए हो सकते हैं, उन पर वीडियो आते रहेंगे। सप्ताह में टारगेट ये है कि 3 वीडियो आपके लिए ऐसे डाले जाए। अगर मैं भी इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं भी कुछ ना कुछ वीडियो जो मेन से संबंधित है, चाहे वो इथिक्स के हो, वो जरूर डालता रहूंगा। ठीक है, तो जरूर प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। साइंस की अलग बनी हुई है, द हिंदू डेली का अलग बना हुआ है, वीकली करंट अफेयर का अलग बना हुआ है, मेंस का मैंने आज से शुरू किया हुआ है। और सबसे आखिरी में एक अनाउंसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे भी यूपीपीसीएस 2021 का प्री देने वाले हैं या आरओ का प्री देने वाले हैं उनके लिए, या आप यूपीएससी का देने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं तो कवर पूरा पूरा करूंगा। तो आज 12 जून 2021, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो इंपॉर्टेंट न्यूज जिनसे संबंधित जनरल स्टडी के प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य अध्ययन में आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको न्यूज देके क्या करूंगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बैकग्राउंड जरूर बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही न्यूज का कट पेस्ट उठा के दे दूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज गाइडलाइन इशू करी, तो उसका फायदा क्या होगा। मुझे तो सामान्य अध्ययन के उन क्वेश्चन को देखना है जो करंट के साथ उठकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एक न्यूज निकली है इंडियन एक्सप्रेस में, साइंस टेक के उसके पोर्शन में, इन विजन इस मिशन के बारे में। ये मिशन किससे संबंधित है? वीनस ग्रह से संबंधित है। तो जितने मिशन वीनस ग्रह से संबंधित हैं उनको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में पुट किया हुआ है कि अभी रिसेंट में कौन कौन से मिशन का संबंध वीनस ग्रह से या शुक्र ग्रह से है। ठीक, या फिर अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन, मतलब हाई कोर्ट ने कुछ अपहोल्ड कर दिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कुछ नोटिस इशू किया था, हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया। उसके बारे में न्यूज। तो क्या करूंगा मैं आपसे पूछ के कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट को किसने नोटिस दिया, क्या नोटिस दिया? कोई इंपॉर्टेंस तो उसका है नहीं। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में कुछ चीजें फैक्ट पता हो। ऐसी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न। इसी के साथ में आज है 12 जून जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इससे संबंधित क्वेश्चन प्रश्न, जहां पर हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कन्वेंशन 182 को भी थोड़ा बहुत सुनेंगे। बस इंपॉर्टेंट है, कभी आप कोड कर सकते हैं अपने ऐसे में। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, किसके बाद ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह आया, पीवीटीजी क्या है, पीवीटीजी के बारे में बातें, और इसके साथ में ब्रूस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ब्रूस कम्युनिटी को लेकर क्या आपको तथ्य पता होने चाहिए। हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल निकला है ब्रूस कम्युनिटी पे, तो उसके बारे में चर्चा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। 12 जून 2021, पहला प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा कथन, और ये इंग्लिश में है, आगे आगे इंग्लिश में ही है। ये पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिख लिया है, बाकी मैं हिंदी में बोलूंगा जरूर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, और हिंदी वाले बिल्कुल भी परेशान होकर भागा ना करेंगे, ये तो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर ले जाता हूँ, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा रखा जाता है जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट इंग्लिश के साथ रखा हो। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर मैंने अटलांटिक चार्टर के बारे में आपसे बातें करी। मेंस में आप उसको कोड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको जरूर पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इनमें से कौन सा कथन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में सही है? पहला कथन लिखा हुआ है कि भारत सरकार का यह एक संवैधिक निकाय है। संवैधिक का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जो कंपटीशन एक्ट है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो निकाय है, सांविधिक निकाय, उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, अब पीसीएस पूछेगा तो वनडे में पूछ लेगा, फैक्ट में, मतलब वन लाइन में पूछ लेगा कि बताइए इनमें से किस अधिनियम को प्रवर्तन करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। तो आप बोलेंगे कि हाँ, कंपटीशन एक्ट है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है। इसे पहले हम लोग कहते हैं एमआरटीपी एक्ट। तो आपका होमवर्क हो सकता है कि आप खोजो कि एमआरटीपी एक्ट क्या है, व्हाट इज एमआरटीपी एक्ट। इसको पढ़ो थोड़ा सा कि एमआरटीपी एक्ट क्या है, क्या है ये एमआरटीपी एक्ट। इसका नाम बदले क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के, याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ऐसा ये कह रहा है। आप बताओ स्टेटमेंट सही है गलत? तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सीसीआई के पास भारत में व्यापार करने वाले संगठनों को नोटिस देने का अधिकार है।
यदि उसे लगता है कि वे भारत के घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगर ऐसा सीसीआई को लगता है तो वह भारत में व्यापार करने वाले संगठनों को नोटिस देने का अधिकार रखता है। ठीक, याद रखो, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है 2009 में पूर्ण रूप से स्थापित हुई। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होने के साथ साथ स्टेटूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय, याद रखना, इसको भूलना मत। और इसे अधिकार है कि वह यह उन संगठनों को नोटिस देने का अधिकार रखता है जिनसे उसको लगता है कि वो भारत में घरेलू बाजार की प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें नोटिस दे सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। हाँ, तत्काल में वर्तमान में एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं, लेकिन जो अधिनियम में लिखा है उसके अनुसार एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होने चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक, याद रखना, सीसीआई की स्थापना का वर्ष मैंने बोला है। अगर आपने नहीं ध्यान से सुना फिर से सुनिए, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके सुनिए, सुनाई दे जाएगा। ठीक, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द साहिल रीजन। कल हिंदू के आर्टिकल में निकला था, मैं कल कवर नहीं कर पाया तो मैंने आज कवर कर दिया कि साहिल रीजन के संबंध में, साहिल क्षेत्र है, इससे कौन कौन सी कंट्री, मतलब साहिल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि इस महाद्वीप में साहिल क्षेत्र है तो मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में ये साहिल क्षेत्र है। तो जब अफ्रीका महाद्वीप में बोलूंगा वैसे ही आप ये वाला वो 4th ऑप्शन काट दोगे, क्योंकि ये तो साउथ अमेरिका में है, इसका अफ्रीका से क्या संबंध है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक, तो अब बच गया सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया। अब आपको बताना है इनमें से ये जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं इनमें से कौन साहेल के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं, देख लेना अच्छा रहेगा। देखो, साहेल के अंतर्गत 12 देश आते हैं, जिसमें आपको सेनेगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, माली दिख रहा है, बुर्किना फासो दिख रहा है, पीला क्षेत्र दिख रहा है आपको, नाइजीरिया, नाइजर, चैड, सूडान दिख रहा है आपको, इरित्रिया आपको दिख रहा है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे देश जो है वो साहेल क्षेत्र के अंतर्गत है। जो पीला पीला आपको जहां तक इसका विस्तार दिख रहा हो वहां तक ये साहेल क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा होगा। तो आपके ऑप्शन में यही सब लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? सेनेगल लिखा हुआ है, माली लिखा हुआ है, बुर्किना फासो लिखा हुआ है, नाइजीरिया लिखा हुआ है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 1 2 3 5 इज द राइट आंसर। ठीक, भूलना मत, भूल जाओगे तो दिक्कत है। देखो सेनेगल ये लिखा है, सेनेगल ये लिखा है, सेनेगल सेनेगल लिखा है, सेनेगल। बुर्किना फासो देखो लिखा है, माली माली माली, नाइजीरिया नाइजीरिया नाइजीरिया, दिख रहा है? देखो यही तो है। चले आगे, नेक्स्ट। इंडियन एक्सप्रेस में साइंस टेक में एक्सप्लेन किया हुआ है एक मिशन जिसका नाम है इनविजन। तो क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रिसेंट मिशन टू वीनस। इनमें से कौन सा कथन शुक्र ग्रह पर जो तत्काल में मिशन भेजे गए उनके संबंध में सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा है, नासा रिसेंटली सिलेक्टेड 2 मिशंस टू द प्लेनेट वीनस। कौन से? द डा विंची प्लस एंड वेरिटस। ये 2 मिशन जो है यह है नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे गए। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू वीनस वाज द सोवियत यूनियंस वेनेरा सीरीज। जो पहला स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पर भेजा गया वह सोवियत संघ का वेनेरा सीरीज थी। फॉलोड बाई नासास मैगेलन मिशन, जिसके बाद नासा के द्वारा मैगेलन मिशन को भेजा गया। दैट स्टडीड वीनस फ्रॉम 1990 टू 1994, जिसके द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन 1990 से 1994 के दौरान करा गया। ठीक, इंपॉर्टेंट ईयर नहीं, लेकिन हाँ, नासा के द्वारा मैगेलन मिशन और सोवियत संघ के द्वारा वेनेरा सीरीज के लिए शुक्र ग्रह पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे गए। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एज ऑफ नाउ, अभी की बात अगर करें, जापान अकातुस्की, जो जापान का मिशन, इसका नाम है अकातुस्की मिशन। इट इज स्टडीइंग द प्लैनेट फ्रॉम ऑर्बिट। ये अभी तत्काल रूप में ऑर्बिट से स्टडी कर रहा है वीनस शुक्र ग्रह को, अपनी उसकी कक्षा से शुक्र ग्रह को स्टडी कर रहा है और तत्काल में प्रभावी रूप से वहां पे इफेक्टिवली काम कर रहा है। चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी ESA has announced that it has selected InVision as its next orbiter that will visit Venus sometimes in 2030। 2030 में यूरोप की स्पेस एजेंसी के द्वारा वीनस के अध्ययन करने के लिए InVision नाम से एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो कि वीनस की स्टडी करेगा। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। देखो, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिशन लिख देगा और वीनस, मतलब वीनस के संबंध में सही है, या फिर लिख देगा, हो सकता है स्पेस एजेंसी लिख दे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देगा इनविजन, वीनस के बारे में पूछ रहा है, लिख देगा इनविजन, इनविजन लिख देगा नासा। ठीक, नासा। फिर लिख देगा वेरिटस, वेरिटास, वेरिटास लिख देगा ESA, यूरोप स्पेस एजेंसी।
फिर लिख देगा अकातुस्की, लिख देगा यहाँ पे चाइना की स्पेस एजेंसी, और आपसे बोलेगा इनमें से कौन से कथन सही है, तीनों ही गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन को समग्र रूप से देखिए, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चारों ही कथन सही है, ठीक है। वीनस में नासा के द्वारा 2 मिशन भेजे जाएंगे, दा विंची प्लस और वेरिटास, जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा इनविजन। जापान का मिशन जो वहां पर है ऑलरेडी, उसका नाम है अकातुस्की। और जो मिशन सबसे पहली बार वीनस में भेजा गया सोवियत संघ के द्वारा, वेनेरा सीरीज के अंतर्गत, जबकि सबसे पहले उसके बाद नासा के द्वारा वीनस के अध्ययन के लिए जो मिशन था उसका नाम था मैगेलन, ठीक है, मैगेलन, ठीक। चले आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इट इज अ काउंटर टेररिज्म यूनिट। पहली बात तो ये काउंटर टेररिज्म यूनिट दैट फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। ये कब आया एग्जिस्टेंस में, तो कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के द्वारा 1986 में इटसेल्फ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्थापित कर लिया गया, और यह एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है, ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इज अ टास्क ओरिएंटेड फोर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, और ये टास्क ओरिएंटेड फोर्स है। कोई टास्क पकड़ा दो, जैसे मुंबई में हमला हुआ तो इनके लिए बड़ा हेक्टिक हो गया, कोई टास्क पकड़ा दो और ये काम कर ले जाए। तो आपको बताने में से कौन सा कथन सही है, तो आप बोलेंगे ये दोनों ही कथन सही है। पहला स्टेटमेंट भी 100% ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट भी 100% ट्रू है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के अंतर्गत हुई, ठीक, याद रखना, भूलना नहीं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021 न्यूज निकली है ये द हिंदुस्तान टाइम्स में। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021। तो 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इस दिवस को। लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम इन नियरली 2 डिकेड्स, ऐसा 2 दशकों में पहली बार हुआ, द वर्ल्ड हैज सीन एन इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर एंड मिलियंस मोर आर वल्नरेबल ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। क्योंकि महामारी का दौर आया, तो इस दौरान में ये पहली बार हुआ है, 2 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि चाइल्ड लेबर बढ़ गए, के केसेस बढ़ गए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं इस वक्त, जो किसी भी वक्त चाइल्ड लेबर में जा सकते हैं बच्चे। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हो 2021 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर फोकस ऑन एक्शन टेकन फॉर द 2021 इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो 2021 का वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, इसका मुख्य फोकस है इस प्रकार से एक्शन लिया जाए फॉर द 2021 इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि इस प्रकार से इंटरनेशनल 2021 को इंटरनेशनल ईयर बनाया जाए फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड डे, ये पहला ये दिवस बनाया गया, ऐसा पहला मतलब ये इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड डे सिंस द यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ द ILO's कन्वेंशन नंबर 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ILO का कन्वेंशन नंबर 182 सभी जो एक रिक्वायर्ड था रेटिफिकेशन के लिए, ताकि उसको लागू किया जा सके, सार्वभौमिक रूप से उसको पास कर दिया गया, रेटिफाई कर दिया गया। उसके बाद मतलब कन्वेंशन नंबर 182 के रेटिफाई होने के बाद ये पहला दिवस है जो मनाया जा रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये तीनों ही कथन एकदम सही लिखे हुए हैं। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, ये तीनों ही कथन एकदम सही लिखे हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, पहला तो ये दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हाल ही में सार्वभौमिक रूप से कन्वेंशन नंबर 182 साइन रेटिफाई कर दिया गया, इसका संबंध किसके साथ है, तो आप बोलेंगे चाइल्ड लेबर के साथ। और कैसा चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, एकदम बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल एकदम बुरा, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको भूलना मत। चले आगे। विद रेफरेंस टू दी ब्रूज कम्युनिटी ऑफ इंडिया, भारत में ब्रूज कम्युनिटी के संबंध में कौन सा कथन स्टेटमेंट सही आपको बताने। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है मतलब इनको कहते हैं रेंग्स और ब्रूज, चाहे इनको रियांग कह दो, रियांग्स और ब्रूज आर द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप लिव इन मिजोरम एंड त्रिपुरा ओनली। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है जो लिव करता है मिजोरम और त्रिपुरा में केवल। ये कह रहे हैं रियांग और ब्रूज के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। त्रिपुरा में इन्हें कहा जाता है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत रखा गया। मुझे वो हिंदी देखना था, इसलिए मैं पीछे आगे चला गया।
तो आपको बताने में से कौन सा कथन ब्रूस कम्युनिटी के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट ब्रूस कम्युनिटी के बारे में इसलिए सही नहीं है, ये ब्रूस कम्युनिटी इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप लिव इन मिजोरम। सबसे मतलब मिजोरम में सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ये, ठीक। लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये मिजोरम और त्रिपुरा में रहती है तो ये गलत है। ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर में इसका विस्तार है, यहाँ तक ये ब्रूस कम्युनिटी रहती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। लेकिन हाँ, इस ब्रूस कम्युनिटी को त्रिपुरा में कहते हैं हम लोग पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत रखा गया। कितनी पीवीटीजी हैं तो आपको ये अगले क्वेश्चन में पता लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएएस पूछ चुका है, पीसीएस ने अब तक पूछा नहीं, पूछ सकता, ठीक। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट क्या है इसका? ओनली 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द, अच्छा इसमें मैं वो करना भूल गया, क्या बोलते हैं, 1 2 3 करना भूल गया, मैं आपसे यहीं पर लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है। आपका ऑप्शन ए है 1 2 3, आपका ऑप्शन बी है 1 2, आपका ऑप्शन सी है ओनली 1 और आपका ऑप्शन डी है नोटा। इनमें से कोई भी सही नहीं, ठीक। पहला कथन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। पीबीटीजी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा है। इसका सृजन, पीबीटीजी का सृजन किसने किया? तो पीबीटीजी का सृजन देवर देवर आयोग की रिपोर्ट 1960 के आधार पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी विकास दर में काफी असमानता है। इसको लेकर देवर आयोग के द्वारा 1960 में रिपोर्ट सौंपी गई। उसके उपरांत ही पीवीटीजे समूह का गठन किया गया, ठीक। आगे चलते हैं, सृजन किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के निचले स्तर पर मौजूद समूह की पहचान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उप श्रेणी बनाई गई थी कि विकास के स्तर को देखना तो इनके जनजातियों के अंतर्गत ही एक उप श्रेणी बना दी गई, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको हम लोग जनरली आप नाम सुनते हो पीटीजी, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अमंग द 75 आदिम प्रिमिटिव का मतलब आदिम जनजातीय समूह। Among the 75 listed PVTG, the highest number are found in Odisha। जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उनकी संख्या 75 है। इनमें भी सबसे अधिक पीवीटीजी पाए जाते हैं उड़ीसा में। टोटल 75 है, लेकिन सबसे अधिक उड़ीसा में पाए जाते हैं। आपको बताने में से कौन से कथन सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कितने पीवीटीजी हैं भारत में, तो आपको 75 है, ठीक। किसकी रिकमेंडेशन के उपरांत इस पीवीटीजी का सृजन हुआ? तो आप बोलेंगे देवर आयोग की रिकमेंडेशन के दौरान, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के निचले स्तर पर मौजूद समूहों की पहचान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उपश्रेणी बनाई गई? तो आप बोलेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, जहां पर अनाउंसमेंट हो गया था। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि गरीबी हटाओ का नारे मतलब गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना, अनाउंसमेंट हुआ, मैंने नहीं बोला कि पंचवर्षीय योजना में लिखा गया, ठीक है। तो गरीबी हटाओ, उनके डॉक्यूमेंटेशन में गरीबी हटाओ का नारा था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताना है गरीबी हटाओ का नारा का अनाउंसमेंट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको सुनने को मिला। उसके बारे में पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आपको ये कमेंट करके बताना, ठीक। तो ये हमारे आज के 7 या 6 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। अनाउंसमेंट ये कि बहुत जल्दी 90 डेज का प्लान लेकर मैं आऊंगा, जो कि 21 जून से 21 सितंबर के बीच में आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। जहां पर क्या होगा ये मैं आपको जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा ये 90 डेज वाला, इसे पूरा डिफाइन करूंगा कि हमारी स्ट्रेटजी के अंतर्गत कौन कौन से पेपर कैसे कैसे निपटा जाएंगे, ठीक। ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। 9 PM मैंने कल वोटिंग कराई थी, जिसमें बच्चों के दौरान 9 PM को सुटेबल टाइम बताया गया। 9 बजे रोज क्लास हुआ करेगी लाइव। आप आए, बहुत अच्छी बात। आपको अपने भविष्य की चिंता है तो आइए, नहीं चिंता है तो आपको अपना देखना है कि आपको आना है कि नहीं, ठीक। 90 डेज का प्लान स्टार्ट हो जाएगा। 21 जून से डेट है, सोमवार का दिन है, और 21 इवन 19 सितंबर तक का शेड्यूल है। 20 सितंबर तक ये खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आएगी जानकारी, देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक। एक्सक्लूसिवली चला जाएगा, जिसमें हर एक चीज को तवज्जो देते हुए इसको खत्म किया जाएगा। तो शुरुआत पॉलिटी से होगी और अंत साइंस से होगा। ये तो डेली बेसिस पे चलने वाली चीजें हमेशा हमेशा मैं दे ही रहा हूँ। करंट अफेयर हम लोग सितंबर के बाद धांसू रूप से करेंगे। एक बार इस टारगेट को अचीव कर ले, इस 6 तक अचीव कर लेंगे, और यूपी का बहुत जल्दी एक सर जिनको मैं अभी ओपन नहीं कर सकता, बहुत जल्दी आपको यूपी के लिए वो प्रकट होंगे और आपका उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे होंगे। डिजिटल बोर्ड पे आगे उत्तर प्रदेश आपको टैकल कर रहे होंगे।
विवेक सर आपको मेंस सीरीज साथ में लेके चल रहे हैं। वो मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वीकली 3 टॉपिक वो डालते रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पॉइंट थोड़े छोटे रह गए हैं, मुझे कई लोगों ने लिखा, उनको मैंने उनसे बोला, वो कह रहे हैं मैं सही कर दूंगा। इसी के साथ में कल रविवार है, ऑलरेडी सिलेक्टेड मैम है यूपीपीसी 2020 में, उनके लिए गूगल मीट का मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप नहीं जुड़े हैं प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे टेलीग्राम पे, तो उसमें जुड़ जाएं, वहाँ मैं लिंक दे दूंगा। उनसे कल जूम या गूगल मीट पे बातें हो रही होंगी। जो बच्चे जो पूछना चाहते हैं वो अपना वहाँ पे पूछ पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग के जहन में चल रही हैं और होने वाली हैं। कल तो ये होने ही वाला, जो मैंने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था। बाकी साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे चैनल, लोगों को पता लगे चैनल बिल्डअप हो रहा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो आप लोग भी साथ दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। तो चीज़ें और बेहतर होने का प्रयास में बेहतर होंगी, प्रयास में कि बेहतर होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।